अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिस्ट ऑफ लॉ। तो आज की वीडियो में हम अपनी सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड को डिस्कस करेंगे लॉ गैट के सिलेबस के हवाले से, जिसमें सीपीसी जो है वो पूरी की पूरी नहीं दी गई बल्कि उसके लिमिटेड सेक्शंस दिए गए हैं। अब वो सेक्शंस कौन कौन से दिए गए हैं? सेक्शन 1 to 12 है हमारा सीपीसी का, सेक्शन 15 to 20 है, 47 है, 71 है, 96 है, 104, 112 और 151। ये हमारा सेक्शंस का पार्ट है सीपीसी में से, ठीक है, जो कि लॉ गैट सिलेबस में दिया गया है। अच्छा, सीपीसी के सेक्शंस को डिस्कस करने से पहले आपको जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है पता होनी चाहिए, वो क्या है? वो ये है कि सीपीसी पास कब हुई, ठीक है। सो सीपीसी पास्ड ऑन 21 मार्च 1908 बाय पार्लियामेंट, के 21 मार्च 1908 में सीपीसी को बना दिया गया, ठीक है, पार्लियामेंट ने उसको बनाया। और ये इन्फोर्स कब हुई? 1 जनवरी 1909 को जो हमारी सीपीसी है वो इन्फोर्स हुई है, ठीक है। तो ये जो दो डेट्स हैं ये आपको लाजमी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। इसके बाद जो सीपीसी है इसका एक्सटेंट क्या है? इट एक्सटेंड्स टू होल पाकिस्तान, कि ये पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है। पाकिस्तान की जो जितनी भी कोर्ट्स हैं उन सब पे एप्लीकेबल है, क्योंकि जो हमारी सीपीसी है ये एक जनरल लॉ है। इसके बाद जो है सेक्शन 2 है हमारा डेफिनेशंस का। इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सीपीसी में यूज हुई हैं उन सब की डेफिनेशंस दी गई हैं सेक्शन 2 में। अब हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 2 का सब क्लोज उसकी 1 है कोड। कोड की क्या डेफिनेशन दी गई है? इट इंक्लूड्स रूल्स, के जो सेकंड पार्ट है सीपीसी का उसमें जितने भी रूल्स दिए गए हैं वो सब के सब इंक्लूड्स हैं इस सिविल प्रोसीजर कोड में। इसके बाद सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 है इसका, सब क्लोज 2 है इसकी डिक्री। अब डिक्री जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड में। सिविल जो हमारे केसेस हैं उनमें जो डिक्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लॉ गैट के हवाले से भी। तो हम देखते हैं कि डिक्री का क्या मतलब है। सबसे पहले तो इसका जो जनरल एक डेफिनेशन है वो क्या है, कि डिक्री में जो कोर्ट्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स ऑफ पार्टीज करती हैं, ठीक है, कि उसमें जो कोर्ट होती हैं वो देखती हैं कि किस पार्टी का क्या राइट जो है वो बनता है, कहाँ पे, जहाँ पे वो जो पार्टीज हैं कोई केस लेके आती हैं इन मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। अब हम देखते हैं कि डिक्री की डेफिनेशन बेयर एक्ट में क्या दी गई है। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फॉर एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, के जो डिक्री है ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें जो एडजुडिकेशन है, जो कोर्ट है वो एडजर्न करती है, क्या करती है? तायुन करती है किस चीज का? डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है, कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ पार्टीज। कंक्लूसिवली का क्या मतलब है? कि हतमी तौर पे फाइनल जो एक डिसीजन होता है, फाइनली जो कोर्ट डिसाइड कर लेती है कि जी इस केस में फलां बंदे का ये राइट है, ये चीज इसको मिलनी चाहिए, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि डिक्री कर दिया कोर्ट ने, जो फैसला है वो फलां बंदे के हक में जो फैसला है वो दे दिया। इसके बाद उन्होंने क्या दिया हुआ है? विद रिगार्ड टू ऑल और एनी मैटर ऑफ द कंट्रोवर्सी, ठीक है, इन द सूट, के जो मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी होते हैं, जिनकी बेस पे जो पार्टीज हैं जिनके दरमियान जो झगड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या बताया गया है कि जो डिक्री है उसमें इसका मतलब क्या है? अब इसकी जनरल जो डेफिनेशन आ गई बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग, वो ये आ गई कि फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसी भी कोर्ट का, कि जिसमें वो एडजर्न करती है, तायुन करती है, ठीक है, और कंक्लूसिवली डिटरमाइन, जो हतमी फैसला सुनाती है अपना, कि जी ये जो राइट फलां पार्टी है उसका ये राइट है और फलां का ये राइट है, सो ये चीज़ जो है वो इस बंदे को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो है वो कोर्ट जो है वो हतमी फैसला दे देती है, फाइनल डिसीजन दे देती है, ठीक है, और केस को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देती है। इस चीज को हम कहते हैं कि फैसला जो है वो डिक्री हो गया है, जो केस है वो डिक्री हो गया है, उसका फाइनल डिसीजन हो गया है। अब डिक्री की काइंड्स कितनी है वो भी इस सब सेक्शन 2 में बताई गई हैं। डिक्री की दो काइंड्स हैं, ठीक है, एक है प्रीलिमिनरी और एक है फाइनल डिक्री। अब प्रीलिमिनरी का क्या मतलब है? प्रीलिमिनरी का मतलब है इन कंटिन्यूएंस ऑफ सूट, के जहाँ पे जो सूट है उसमें फर्दर प्रोसीडिंग्स जो हैं वो हो रही होती हैं, उस चीज को हम कहेंगे प्रीलिमिनरी डिक्री।
अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दो पार्टीज हैं, उनमें जो मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है वो कोई प्रॉपर्टी है या फिर कोई हाउस है, ठीक है। एक पार्टी कह रही है कि जी ये हाउस मेरी ओनरशिप है और दूसरी पार्टी कह रही है कि जी ये हाउस मेरे पोजेशन में है। अब होता क्या है, कोर्ट जो है सबसे पहले डिसाइड करेगी कि जी उस प्रॉपर्टी का या जो उस वो जो हाउस है उसका ऑनर कौन है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट ऑफ द पार्टीज, ठीक है। अब जहां पे डिटरमाइन कर लिया है पार्टीज का राइट, अब ये प्रिलिमिनरी डिक्री होगी कि जो राइट्स हैं वो डिटरमिन हो गए हैं। लेकिन अभी जिसके पास वो जो घर है वो रेंट पे है, ठीक है, जिसके पोजेशन में है, जो किरायादार है, अभी उस चीज का फर्दर जो है वो फैसला करना है कि जो जिसके पास घर रेंट पे है वो जो घर है वो कब जो है वो मालिक मकान को देगा, जिसकी ओनरशिप में वो घर है उसको वापस देगा, या जो घर है वो किसके पोजेशन में जाएगा, इस चीज का फैसला अभी करने वाला रहता है। तो ये क्या होगा, ये प्रिलिमिनरी होगा कि जो केस है उसकी अभी फर्दर प्रोसीडिंग्स जो हैं वो बाकी हैं। और फाइनल डिक्री क्या होगा कि फाइनली जब कोर्ट जो है वो डिटरमिन कर लेगी, अपना लास्ट डिसीजन दे देगी, जो केस है वो डिस्पोज ऑफ कर देगी, अपना लास्ट डिसीजन दे के कि जी ये जो हाउस है ये फलां की ओनरशिप में है और फलां के पोजेशन में है, तो ये जो हाउस है ये फलां को मिलेगा, ठीक है, या उसका है। तो इस चीज पे वो फाइनल फैसला दे देती है, जो केस है वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है। इसका मतलब है कि जो केस है वो डिक्री हो गया। इसके बाद यहाँ पे चीज बताई गई है, इट शैल बी डीम टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट, कि जो डिक्री है उसमें जो है वो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी शामिल है। कि अगर एक कोर्ट है वो किसी प्लेंट को रिजेक्ट कर देती है तो उसको भी क्या समझा जाएगा कि वो जो प्लेंट है उस चीज को हम समझेंगे कि जो ये जो है वो डिक्री हो गया है, कोर्ट ने क्या किया है, फैसला डिक्री कर दिया है। इसके बाद हमारी सब क्लोज 3 है, डिक्री होल्डर means any person in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made। कि ऐसा पर्सन जिसकी फेवर में जो डिक्री है वो पास हुई है, ठीक है, जिसके फेवर में जो कोर्ट ने है अपना डिसीजन दे दिया है, उसको हम कहेंगे डिक्री होल्डर। और ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट और है जजमेंट डेटर का। अब एक तो वो पर्सन है जिसकी फेवर में फैसला हुआ है, उसको तो हमने कह दिया कि जी उसको हम कहेंगे डिक्री होल्डर। और जो दूसरा पर्सन है जिसके अगेंस्ट डिसीजन हुआ है, जिसके अगेंस्ट जो है वो डिक्री पास हुई है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे जजमेंट डेटर। ये है हमारी सब क्लॉज 10 सेक्शन 2 की, ठीक है। जजमेंट डेटर मींस एनी पर्सन अगेंस्ट होम अ डिक्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड, कि जिसके अगेंस्ट जो है वो डिक्री पास की गई है। इसके बाद सब क्लोज 4 है डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट में जो है वो जुरिस्डिक्शन आ जाती है कोर्ट्स की, कि डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सिविल कोर्ट्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी जो सिविल कोर्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो होंगी वो सब ऑर्डिनेट होंगी। इसके बाद हमारी सब क्लोज 5 आ गई, फॉरेन कोर्ट, ठीक है। फॉरेन कोर्ट कौन सी होगी, मींस अ कोर्ट सिचुएट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान विच हैज नो अथॉरिटी इन पाकिस्तान। वो कोर्ट जिस जो है सिचुएट है, जो कि बनाई गई है बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, जो पाकिस्तान की हदूद में नहीं है और ना ही उसकी अथॉरिटी है पाकिस्तान में, ठीक है, और ना ही उसको जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उसने स्टैब्लिश किया है, उसको हम कहेंगे फॉरेन कोर्ट। उसके बाद फॉरेन जजमेंट है, कि जो भी फॉरेन कोर्ट वगैरह उसकी जजमेंट होगी उसको हम फॉरेन जजमेंट कहेंगे। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि लॉ गाइड के हवाले से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको हाईलाइट कर दिया गया है। तो उन चीज़ों को आपने, जो नोट्स आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, उनको आपने ध्यान से पढ़ना है, स्पेशली उन चीज़ों को जो कि हाईलाइट की गई हैं। इसके बाद हमारी सब क्लोज 7 आ गई, गवर्नमेंट प्लीडर। अब गवर्नमेंट प्लीडर क्या होता है, इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसको हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उसको अपॉइंट करेगी, उसको हम कहेंगे गवर्नमेंट प्लीडर। अब उसमें कोई भी ऑफिसर हो सकता है, उसमें अटॉर्नी जनरल भी हो सकता है, उसमें हमारे ये जो सरकारी वकील होते हैं, ठीक है, वो भी आ जाते हैं। इसके बाद है सब क्लोज 8, जज। जज मीन्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट, ठीक है, कि जो सिविल कोर्ट है उसका जो हेड होगा, उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, उसको हम कहेंगे जज। इसके बाद हमारी सब क्लोज 9 आ गई, जजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, लॉ गैट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है जजमेंट।
अब हमने डिक्री तो पढ़ लिया, डिक्री क्या है, कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज, के जिसमें जो कोर्ट होती है कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर लेती है कि किस पार्टी का क्या राइट बनता है, ठीक है, किस पार्टी का क्या हक है, क्या चीज उसको मिलनी चाहिए, उसमें जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है, केस जो होता है फाइनल डिसीजन हो जाता है। इसके बाद हमने डिफरेंस जो है वो ऑर्डर का पढ़ना है। ऑर्डर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। सब क्लोज जो है वो 14 है हमारी सेक्शन 2 की। ऑर्डर का क्या मतलब है, ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। अब क्या बात आ गई है ऑर्डर में, कि जो हमने डिक्री में पढ़ा कि हर डिक्री जो होती है वो ऑर्डर होती है, लेकिन जो हर ऑर्डर होता है वो डिक्री नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसकी क्या वजह है, ठीक है। जजमेंट को पढ़ने से पहले हम ऑर्डर और डिक्री का डिफरेंस देखते हैं। डिक्री का तो हमने देख लिया कि क्या मतलब है। ऑर्डर का क्या मतलब है, ऑर्डर का मतलब है कि वो तमाम चीजें, वो तमाम फैसले, वो तमाम ऑर्डर्स जो ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ द सूट जो है वो कोर्ट देती है, उन तमाम चीजों को हम कहेंगे ऑर्डर, ठीक है। अब वो ऑर्डर कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल एक जो सूट है, एक जो केस है वो दायर किया गया है दीवानी जो कोर्ट है हमारी सिविल कोर्ट में, ठीक है। तो उसमें अगर जज कहता है कि जी फलां बंदे को समन इशू कर दिया जाए, अब ये भी ऑर्डर है। अब जज कह देता है जी फलां बंदे को जो है वो बिफोर द कोर्ट पेश किया जाए, ये भी ऑर्डर है। या फिर जो जज है वो स्टे का ऑर्डर दे देता है, ठीक है, अब ये भी ऑर्डर है। तो डिक्री के पास होने के दरमियान, इन कंटिन्यूएंस ऑफ द सूट, के सूट चल रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, जो जो ऑर्डर्स, जो जो फैसले जो कोर्ट है वो देती है, वो तमाम चीजें जो आती हैं वो ऑर्डर में आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि समन के लिए जैसे जज कहता है फलां बंदे को पेश किया जाए, ये भी ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये ऑर्डर्स हैं। और जब वो तमाम ऑर्डर्स के बाद, तमाम प्रोसीडिंग्स के बाद जो केस है उसका फाइनल डिसीजन हो जाता है, देन वो क्या कहलाता है, वो डिक्री कहलाता है। अब इन दोनों चीजों का जो डिफरेंस है होप सो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे जजमेंट। अब जजमेंट क्या है, सब क्लॉज 9 में, मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। के जजमेंट क्या है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको जज पास करता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर, ठीक है। अब जजमेंट में क्या होता है कि जो जज है वो उठा के पूरे का पूरा केस जो है वो लिख देता है कि इस उसमें वो चीज बताता है क्या, कि जी मैंने फलां बंदे की फेवर में जो है डिग्री पास की है, फलां के अगेंस्ट पास की है, क्यों की है, उसमें वो ग्राउंड्स देगा, वजूहात बताएगा, ठीक है। जजमेंट में ग्राउंड्स देगा, वजूहात बताएगा कि मैंने किन किन चीजों की बेस पे जो है वो डिग्री पास की है या फिर ऑर्डर दिया है। उस स्टेटमेंट को, उस फैसले को हम कहेंगे जजमेंट। इसके बाद हमारा सब क्लास हमारी 11 आ गई, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। कि ऐसा पर्सन जो कि किसी मरे हुए या फिर डिसीज्ड पर्सन की जो स्टेट है, उसकी जायदाद है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं लोग, वो लोग आ जाते हैं इंटरमेडल्स का मतलब है, ठीक है, जो बयान करते हैं, ठीक है, जिनका लिंक है, जिनका कनेक्शन होता है। अब वो कौन से लोग हैं, वो उसके लीगल हेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनका वरासत में हिस्सा होता है उस डिसीज्ड पर्सन की, ठीक है। या फिर उसका जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसका लॉयर भी हो सकता है, उसका वकील भी हो सकता है, ठीक है, जिसने उसके बिहाफ पे सू किया होता है, केस किया होता है, ठीक है, उस डिसीज्ड पर्सन के बिहाफ पे। इसके बाद हमारा जो है सब क्लॉज 12 आ गई, मीन्स प्रॉफिट। अब मीन्स प्रॉफिट क्या होते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक घर है, ठीक है, वो एक पर्सन ने जो है वो रेंट पे लिया है, किराए पे लिया है, ठीक है। अब वो जो घर है उसके पोजेशन में है, लेकिन उस घर का जो मालिक है, उस घर की जो ओनरशिप है वो किसी और के पास है। वो जो पर्सन है जिसने पोजेशन पे लिया है, जिसने किराए पे लिया है, रेंट पे लिया है वो घर, वो उसने क्या किया है, वो 1 साल से उस घर में रह रहा है, लेकिन उसने जो है वो किराया जो है वो अदा नहीं किया, जो रेंट है वो पे नहीं किया लैंडलॉर्ड को। देन लैंडलॉर्ड क्या करेगा, उस घर का जो ऑनर है, जो मालिक है, वो क्या करेगा, वो सूट फाइल करेगा सिविल कोर्ट में, ठीक है। वो केस दायर करेगा किस चीज का, कि जी फलां बंदा है, उसको मैंने किराए पे अपना घर दिया था, लेकिन जो है उसने वो किराया जो है वो अदा नहीं किया।
अब वो किराया तो उससे जो है वो लेगा ही लेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करेगा, जो मीन्स प्रॉफिट है, जो 1 साल से वो बंदा वहां पे रह रहा है, उसके ऊपर जो उसने बेनिफिट लिया है, ठीक है, उस बंदे ने, वो जो टेनेंट है, वो जो वहां पे रह रहा है किराए पे, वो तमाम के तमाम जो प्रॉफिट्स हैं वो भी वो उसको देगा, जो लैंडलॉर्ड है, जो उस घर का ओनर है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, मीन्स प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो एनी पर्सन इन रोंगफुल पोजेशन, ठीक है, रोंगफुल पोजेशन में जो वो प्रॉफिट लेता है, उस सब चीजों को हम कहते हैं मीन्स प्रॉफिट। इसके बाद सब क्लोज 13 आ गई, मूवेबल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। ये भी आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज आ सकता है लॉ गेट टेस्ट में। इसके बाद हमने ऑर्डर जो है सब क्लोज 14 वो पढ़ लिया है। इसके बाद 15 है हमारी सब क्लोज प्लीडर। प्लीडर क्या है, प्लीडर इज एंटाइटल्ड एनी पर्सन, ठीक है, टू अपीयर टू प्लीड एंड फॉर अनदर, ठीक है, जो प्लीड करता है। अब इसमें कौन, सिंपली मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन से लोग आ जाते हैं, इसमें हमारा एडवोकेट आ जाता है, वकील आ जाता है, या फिर कोई अटॉर्नी जिसको हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट करती है। इसके बाद जो है वो हमारी है सब क्लोज 17, ठीक है, पब्लिक ऑफिसर। अब पब्लिक ऑफिसर में कौन कौन सी चीजें हैं, ये उन्होंने सारे जो हैं वो बताए हुए हैं, वो आपने जो हाईलाइट चीजें की गई हैं वो आपने याद कर लेनी है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से पब्लिक ऑफिसर्स हैं, वो कोई भी जज हो सकता है, वो कोई भी पर्सन है जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में काम कर रहा है, या फिर कोई भी गजटेड ऑफिसर बताया गया है इसमें, ठीक है, या कोई भी ऐसा पर्सन जो जिसको अथॉरिटी दी गई है टू इन्वेस्टिगेट, टू मेक रिपोर्ट, ठीक है, वो सारे जो पर्सन हैं। और एंड पे बताया गया है कि कोई ऐसा पर्सन जिसको जो है वो पाकिस्तान जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे कर रही है फॉर द सर्विस, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो पर्सन हैं वो पब्लिक ऑफिसर में आते हैं। इसके बाद हमारा सब क्लोज 18 आ गई, रूल। रूल मीन्स इसमें जो है वो मीन्स रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेंट इन द फर्स्ट कैजुअल। अच्छा, फर्स्ट कैजुअल में जो भी चीज़ें दी गई हैं और जो इस कोड में दी गए हैं, वो तमाम के तमाम रूल्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं। इसके बाद हमारी सब क्लोज 19 आ गई, शेयर, ठीक है। किसी भी कंपनी में जो पर्सन होते हैं, उनके जो शेयर्स होते हैं, जो उनका जो हिस्सा होता है उस चीज़ को ठीक है, वो इसको डील करते हैं, जो हमारा सब क्लोज 19 है। इसके बाद सब क्लोज 20 आ गई, साइंड, ठीक है, कि कोई भी जो ऑफिसर है, ठीक है, उसने जब वो जो जज है उसने जजमेंट पास की है या डिक्री दी है, तो वो क्या करेगा, वो अपने साइन तो करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ वहां पे अपनी स्टैंप भी लगाएगा। आपने देखा होगा, अगर आपने जजमेंट पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि जजमेंट में जब जज जो है वो तमाम जजमेंट पास कर देता है, अपने साइन करता है, और साथ जो है वो अपनी स्टैंप लगाता है। इसके बाद हमारा सेक्शन 3 आ गया, सब ऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। अब इसमें जो है वो हायरार्की दी हुई है कि जो सब कोर्ट्स हैं वो कैसे एक दूसरे की सब ऑर्डिनेट्स हैं। सबसे पहले तो हमारी हाई कोर्ट आ गई, ठीक है, उसके नीचे हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती हैं, उसके बाद हमारी सिविल कोर्ट्स आती हैं, ठीक है, ये एक हायरार्की है, ठीक है। अब इसमें सब ऑर्डिनेशन कैसे है कि जो सिविल कोर्ट है वो सब ऑर्डिनेट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की और हाई कोर्ट की, ठीक है। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोर्ट है वो किसकी सबऑर्डिनेट है, वो हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट है, ठीक है। ये नीचे से ऊपर जो है हमारी वो क्लासेस जाती हैं, सबसे पहले हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सिविल कोर्ट, इस तरह करके जो है वो हायरार्की दी गई है। इसके बाद हमारा सेक्शन 4 है, सेविंग्स। इसको हम कहते हैं, हमारी ये जो है सेविंग क्लास है, ठीक है, सीपीसी की। इसमें अब क्या बताया गया है, सेविंग क्लॉज को पढ़ने से पहले हम एक जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, आपके जो हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये हम सिंपली अभी हम इनके सिंपल कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं, ठीक है, लॉग गैट के हवाले से। जो डिटेल्ड लेक्चर्स हैं वो हम बाद में इस पे डिस्कस करेंगे। अब सेविंग क्लास को पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो पाकिस्तान है इसमें जो लॉज हैं, ठीक है, लॉज जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे जनरल लॉज, ठीक है, फिर स्पेशल लॉज, और फिर आ जाते हैं हमारे लोकल लॉज। अब इन तीनों लॉज में डिफरेंस क्या है, जनरल लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं होल पाकिस्तान, ठीक है, जो उनका एक्सटेंट होता है वो होल पाकिस्तान होता है, तमाम कोर्ट्स पे होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारी सीपीसी है, ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये हमारी एक जनरल लॉ है जो कि तमाम कोर्ट्स पे एप्लीकेबल है। इसके बाद स्पेशल लॉ आ गया। अब स्पेशल लॉ कौन सा है, जो कि स्पेसिफिक पर्सन्स पे जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा सिविल सर्वेंट्स एक्ट है, ठीक है। अब ये क्या है, ये स्पेशल जो है स्पेसिफिक पर्सन्स हैं उन पे जो है वो लागू है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है। अब ये स्पेशल लॉ हो गया। इसके बाद है लोकल लॉ। अब लोकल लॉ जैसे कि ये नाम से ही वाज़ेह है कि ये लोकेलिटी को ज़ाहिर करता है, ठीक है।
लोकल लॉ में जो है वो लोकेलिटी आ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लोकल लॉ में कौन से लॉज हैं, पंजाब रेवेन्यू एक्ट है, ठीक है, वो जो है वो पंजाब के अंदर अंदर, ठीक है, पंजाब को डील करता है, उसको हम कहेंगे पंजाब रेवेन्यू एक्ट। ये है एक लोकल लॉ है, लोकेलिटी को जाहिर करता है, जो इसका एक्सटेंड है वो पंजाब तक है, ठीक है। अब ये तो हो गया डिफरेंस जनरल लॉ, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सेविंग क्लॉज का क्या मतलब है। सेविंग क्लॉज का ये मतलब है जिसमें बताया गया है इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजंस टू द कंट्रेरी नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज इफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ, ठीक है। कि जो हमारा सीपीसी है ये एक जनरल लॉ है, तो इसमें जो चीजें दी गई हैं, जो चीजें बयान की गई हैं, इसकी जितनी भी प्रोविजंस हैं ये इफेक्ट नहीं करेंगी किनको, हमारे स्पेशल और लोकल लॉज को। ये बात आपने हर हाल में याद रखनी है कि जो स्पेशल और जो लोकल लॉज हैं ये हमेशा सुपरसीड करते हैं जो हमारे जनरल लॉज को, ठीक है। जहाँ पे स्पेशल और कोई लोकल लॉ होगा वहां पे जो जनरल लॉ है वो पीछे होगा, जो स्पेशल और लोकल होगा वो सुपरसीड करेगा, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी जनरल लॉ पे, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो सीपीसी में प्रोविजन दी गई हैं ये एप्लीकेबल वहां नहीं होंगी जहां पे कोई स्पेशल या फिर लोकल लॉ दिया गया है। इसके बाद हमारा सेक्शन 5 है एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ रेवेन्यू कोड्स, ठीक है। कि जो हमारा सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड है, इसकी एप्लीकेशन रेवेन्यू कोड्स पे कहाँ तक है, इसमें बताया गया। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रेवेन्यू कोड्स का क्या मतलब है, रेवेन्यू कोड्स की क्या डेफिनेशन है। वो हमारी सेक्शन 5 की सब क्लोज जो है 2 में दिया गया है कि रेवेन्यू कोड्स में वो कोड्स हैं जो रिलेटिंग टू द रेंट, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोसेस। के रेवेन्यू कोर्ट में वो वाली कोर्ट्स आ जाती हैं जो कि रिलेटेड टू रेंट हैं, ठीक है, रेंट को डील करती हैं, रेवेन्यू को डील करती हैं, और प्रॉफिट्स जो हैं लैंड पे, एग्रीकल्चर लैंड पे, ठीक है, उनको डील करती हैं। ये हमारी रेवेन्यू कोर्ट्स हैं। अब डिस्कस हमने ये करना है, कॉन्सेप्ट हमने किस चीज का क्लियर करना है कि आइदर जो हमारी सीपीसी है ये एप्लीकेबल है कि नहीं हमारी रेवेन्यू कोड्स पे। तो इसमें बताया गया है कि वेयर एनी रेवेन्यू कोड्स आर गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड इन दोज मैटर्स ऑफ प्रोसीजर अपॉन विच एनी स्पेशल इनेक्टमेंट। तो क्या होगा, ये इनएक्ट कब करेगी, जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट डिक्लेयर दैट एनी पोर्शन ऑफ दोज प्रोविजंस, ठीक है। सिंपली मैं आपको बताती हूँ कि जो सीपीसी है ये एप्लीकेबल कब होगी रेवेन्यू कोर्ट्स पे, जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दे किसी ऑफिशियल गजट में और डिक्लेयर करे कि जी सीपीसी की फला फला प्रोविजंस जो हैं वो रेवेन्यू कोर्ट्स पे अप्लाई हैं, देन हमारी जो सीपीसी है अप्लाई करेगी, अदरवाइज रेवेन्यू कोर्ट्स पे सीपीसी अप्लाई नहीं करेगी। इसके बाद हमारा सेक्शन 6 आ गया, पेक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन है, ठीक है। अब पेक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन को पढ़ने से पहले हम सिंपल इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, इस वर्ड का क्या मतलब है। पेक्यूनरी का मतलब है, ठीक है, वैल्यू, वैल्यू, और या फिर हम कहते हैं रिलेटेड टू मनी, ठीक है। जो पेक्यूनरी का मतलब है इसका मतलब है रिलेटेड टू मनी। और ज्यूरिस्डिक्शन क्या होता है, ज्यूरिस्डिक्शन होता है दायरा कार, ठीक है, दायरा समात कहते हैं हम, जो लिमिटेड जो, ठीक है, दायरा समात इसको कहते हैं, इख्तियार समात वो है ज्यूरिस्डिक्शन। अब अगर हम इस वर्ड को मिला के पढ़ें पेक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन, तो इसका मतलब है मालियाती इख्तियार समात, किसी भी कोर्ट का मालियाती इख्तियार समात, ठीक है। कि जो कोर्ट्स है उनकी इसमें जो है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग लिमिट्स बता दी गई हैं कि फला कोर्ट फला मालियत तक जो है वो केस सुन सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो डिवीजन की गई है वो ये की गई है, ठीक है। जो 3 क्लासेस हैं सिविल जजेस की, सिविल जज क्लास 1 है, सिविल जज क्लास 2 है, सिविल जज क्लास 3 है। जो क्लास 1 है सिविल जज की, वो क्या है, उसके पास उसका जो इख्तियार समात है उस वो कितना है, उसकी मालियत कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो है अनलिमिटेड, ठीक है। कि जो सिविल जज क्लास 1 है वो अनलिमिटेड, वो अनलिमिटेड, ठीक है, जो है वो केसेस जो है वो सुन सकता है। जो सेकंड क्लास है उसकी जो है इख्तियार समात वो कितना है, कितनी वैल्यू तक है, वो है 50 लाख, ठीक है, 50 लाख तक की मालियत के जो है वो केसेस सुन सकता है। और जो थर्ड क्लास है सिविल जज थर्ड क्लास, उसकी जो है इख्तियार समात कितना है, उसकी ज्यूरिस्डिक्शन कितनी है, किस वैल्यू तक है, कितनी प्रॉपर्टी तक है, वो है
5 लाख, ठीक है, कि वो जो है वो 5 लाख तक की जो मालियत के मुकदमे हैं वो सुन सकता है। ये डिवीजन क्यों की गई है, ताकि जो कोर्ट्स हैं उन पे बर्डन ना हो, ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को आपने याद रखना है, और जो जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं वो लॉग एक्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो नोट्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उनको आपने याद रखना है। और एमसीक्यूज बेस्ड मैंने आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं, और बाकी जो हैं वो लेक्चर्स आपने प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि बाकी लेक्चर्स भी जो हैं, जो लॉग एड की तमाम सीरीज़ हैं, वो आप उनसे फ़ायदा हासिल करें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको टाइमली जो तमाम वीडियो लेक्चर्स हैं वो मिलते रहें। थैंक यू सो मच।